ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि से हमारे आदरणीय दादी जी, सभी वरिष्ठ दीदियाँ, सभी वरिष्ठ भ्राताएं, पूरे मधुबन परिवार से आप सबको बहुत ढेर सारा याद प्यार स्वीकार हो। हम शिव बाबा के साथ साथ हमारे आदरणीय पुष्पा दीदी और सभी दीदियों का आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे मौका हुआ, यूएस वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए आना हुआ, इसलिए यहाँ पर आना हुआ है। तो इसके लिए ये मौका मिला है ब्राह्मण परिवार से मिलने का, जो कितना विशेष परिवार, स्पेशल परिवार। पूरे कल्प में, संगम युग में ही होता है ये मौका परिवार से मिलने का। तो इसके लिए आप सभी के भी बहुत आभारी हैं। जैसे कि बताया गया कि मुंबई में ही अलौकिक लौकिक जन्म हुआ और वहीं पे हमारे गामदेवी सेंटर में लौकिक नानी जी जाते थे। तो हम बहुत छोटे बच्चे थे और उस समय पर हम गए थे वहाँ पर नानी जी के साथ, और फिर बहुत अच्छा लगा हमारे लौकिक भाई को, जो अभी अलौकिक हैं। तो बच्चे ही थे हम लोग, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखकर ऐसा था कि जैसे कि हमने इनको देखा हुआ है पहले से। और संदेशी भी जो है वो वतन से बाबा का संदेश लेकर आई थी कि ये जो बच्चा है वो यज्ञ की आत्मा है। तो उसमें एकदम परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन कि बाहर का खाना पीना नहीं, पिक्चर देखना नहीं, इस प्रकार का एक बच्चे में परिवर्तन देख करके हमारे लौकिक माता जी को भी हुआ कि जरूर यहाँ कोई शक्ति है। क्योंकि वैसे शादी से पहले से ही नानी जी चलते थे, लेकिन उनको तीर नहीं लगा था। लेकिन भाई में परिवर्तन देख करके फिर आया, और उस समय हम सांता क्रूज में रहते थे। तो जब हम गए सेंटर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग चल रहा था 3rd संडे का, और उस समय पर हम योग में बैठे, तो उस समय पर मुझे अंदर से एक आई प्रेरणा कि अगर जीवन बनाना हो तो इन दीदियों जैसा। और फिर उस समय पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती थी। वैसे तो छोटे बच्चे को पूछते ना बड़े होके क्या बनेंगे, तो मैं हमेशा बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान मिला, समझ आई, तो ऐसा हुआ कि बस अब ये सब क्या पढ़ना। और मुरली में भी बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ पढ़ा हुआ भूलना है। लेकिन फिर वहाँ दीदी ने कहा नहीं, आप होशियार हो पढ़ने में, तो आप पढ़ाई पूरी करके फिर आप समर्पित होना। और पर्सनल मुलाकात में जब बाबा से मिलते थे तो बाबा ने भी यही वरदान दे दिया कि आप नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी हो, दोनों पढ़ाई में नंबर 1 हो। तो बाबा का भी वरदान, दोनों पढ़ाई में नंबर 1। तो उनका कि अभी बाबा का नाम खराब नहीं होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय पर जब मैं 10th में थी, तो मैं क्या करती थी कि अमृत वेले सारी किताबें बाबा के आगे रख दिया, और बाबा को कहा कि बाबा वैसे भी पढ़ना, जो पढ़ा हुआ है वो तो भूलना है, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करे संगम युग का। जो एग्ज़ाम में आने वाला है ना वो आप बता दो, मैं उतना ही पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे थे, भोलापन था। तो उस समय पर बाबा से ऐसे बातें करते थे, और सचमुच में हुआ ऐसा कि उस समय जो पढ़ा वैसा ही पेपर आया और मेरिट में नंबर आ गया था। फिर वहाँ बॉम्बे में रुपरेल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो साइंस के लिए भी फेमस था। तो एक्चुअली में मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने हम बच्चे थे ना छोटे, तो छुट्टियों में मधुबन जाते रहते थे, बड़ों से बहुत पालना ली समीपता से। तो जगदीश भाई साहब से पूछा था कि भाई मुझे साइंस लाइन में तो जाना नहीं है। बचपन में भले ही संकल्प था डॉक्टर बनूं, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद नहीं था। बोला कि मुझे तो साइंस लाइन में जाना नहीं है, तो इसके लिए क्या पढ़ें जिससे सेवा भी हो। तो उन्होंने बोला आप साइकोलॉजी फिलॉसफी विषय देख लो, तो इसलिए आर्ट्स लाइन में एडमिशन लिया। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा आपको पता है ना कि हमारा कॉलेज तो साइंस में फेमस है, आप मेरिट होल्डर और आपने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। तो फिर उनको ज्ञान देने का मौका मिला, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में वो प्रिंट हो गया।
तो बाबा ने पर्सनल मुलाकात में एक और वरदान दिया था कि आप विशेष आत्मा हो और विशेष कार्य के लिए निमित्त हो। तो हमने देखा कि बाबा ने कैसे बचपन से ही विशेष सेवाएं कराते आए, वीआईपीज़ की सेवाएं होती गई, और 1990 में जैसे ही ग्रेजुएट हुए तो बिना रिजल्ट का ध्यान देते हुए समर्पित होने के लिए मधुबन आ गए थे। और जैसे जैसे आगे बढ़े, वैल्यू एजुकेशन कोर्स शुरू हुआ था डेनिस बेन का, तो वो इम्प्लीमेंट करना था यूनिवर्सिटी में, और जिस यूनिवर्सिटी में हम कर रहे थे उसके वाइस चांसलर निमित्त बने थे। और वो आए भी थे मधुबन। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपको तो पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। मस्त मस्त तो ग्रेजुएट होके निकले, अब पोस्ट ग्रेजुएट। तो एक एडवेंटिस्ट कॉलेज जो अमेरिका से एफिलिएटेड है, तो उसने एमबीए कोर्स शुरू किया था जो यूएसए से डिग्री मिले। तो फिर वो जो है एमबीए कर किया। क्यों? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना है। तो वो वहाँ के जो वाइस चांसलर है उन्होंने कहा पीएचडी भी कर लो। तो मैंने कहा पीएचडी, लेकिन मुझे दुनिया के विषय में नहीं करना है, अगर आप मुझे आध्यात्मिकता में करने देते हो तो मैं करूँगी। तो बोला वो आपका डीन डिसाइड करेगा, आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो, मैनेजमेंट किया है। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डीन तो बहुत खुश थे कि अगर आप मेरे शिष्य हो। वो 2 साल में रिटायर्ड होने वाले थे। बोला मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा, शिक्षक जीवन। तो इसके लिए वो बोले लेकिन वैकेंसी होनी चाहिए, हम 8 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं ले सकते हैं। तो देखा तो एक वैकेंसी थी, तो ड्रामा अनुसार वो था कि मुझे करना है पीएचडी उस उनके अंडर। उन्होंने बोला आपको जो विषय में करना है करो, मैं आपको पूरा साथ दूंगा। फिर बाबा के आगे रखा कि बाबा कुछ विशेष होना चाहिए, ऐसे ही सब पीएचडी करते हैं और ये भी पीएचडी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो संकल्प आया इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लो, लीडर्स अमेरिका के और लीडर्स इंडिया के कंपैरेटिव स्टडी। इस बहाने अमेरिका भी जाना हो जाएगा। अभी 2006 की बात है। उस समय पर ऐसा कुछ कांड हुआ था जिसके कारण यूएसए का वीज़ा नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं मिलना था। तो ऐसा कुछ था और अमेरिका जाना है। तो मेरे भाई कहते हैं कि भाई आपका पासपोर्ट ब्लैंक, क्योंकि कभी उसके पहले गए नहीं थे विदेश में, आपका जेब ब्लैंक, एवरीथिंग ब्लैंक, और आपको अमेरिका जाना है, कैसे होगा? तो बाबा के आगे रखा कि भाई ऐसी सी बात है। तो संकल्प आया कि स्कॉलरशिप मिलते हैं जो पीएचडी करते हैं उनको। तो वो गूगल सर्च किया, 2-3 संस्थाओं को अप्लाई किया, तो बोला हमने तो ऑलरेडी दे दिया है। तो और जारी रखा कि भाई संकल्प आया है बाबा का, ज़रूर होना है। तो फिर एक संस्था टाटा ट्रस्ट, उसको अप्लाई किया। उन्होंने कहा हम 15 दिन में आपको जवाब देते हैं, और 15 दिन में उनका पॉजिटिव रिप्लाई आया कि हम आपका यूएसए का ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन वीज़ा मिलना चाहिए। फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया कि भाई दीदी सुना है आपको पीएचडी के लिए जाना है यूएसए, हमारे पास जो है वीज़ा काउंसिलेट आए हैं, आपको मिलना है तो मिल लो। तो मिलने गए तो कहा कि सॉरी, उन्होंने मना किया है कि वीज़ा की कोई बात नहीं करेगा। तो उनका लेक्चर चल रहा था, तो उनका ठीक है मैं लेक्चर में बैठ जाती हूँ, फिर देख लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेकर मैं चली जाऊँगी। तो लेक्चर में बैठे उनको बाबा की याद में दृष्टि दी, और उसने लेक्चर के अंत में बोला वैसे तो मैंने मना किया था कि मैं वीज़ा की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पीएचडी के लिए विदेश यूएसए जा रहे हैं तो उनके लिए मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और फिर उनसे मिले, उन्होंने कहा ओके आप ईमेल कर देना, देख लेते हैं। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, मुंबई में था वो इंटरव्यू उस समय, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने सारे लेटर्स जो मुझे मिले थे वो सब देखा और बोला ओके एन्जॉय। और जो 6 महीने का भी वीज़ा मिलना मुश्किल था, 10 साल का उस समय मिल गया था। फिर भी मेरे भैया ने बोला खुश नहीं होना, इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको वहाँ कितना समय रहना है। अगर उसने 1 महीने का स्टैंप लगाया और कोई इंटरव्यूज़ नहीं हुए तो क्या होगा, फिर सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो बाबा के आगे रखा कि बाबा ऐसी सी बात है, अभी क्या हो। तो संकल्प आया कि जो गाइड है ना उनसे लेटर लिखा ले कि 8 महीने कम से कम ज़रूरी है रिसर्च के लिए रहना। और गाइड तो तैयार थे, उन्होंने लिख करके दे दिया।
और जब मैं गई अमेरिका, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पासपोर्ट रखा तो ये लेटर भी धीरे से खोल के रख दिया। वो लेटर पढ़े, मुझे देखे, फिर लेटर पढ़े, देखे, स्माइल करे। 8 महीना रहना है। मैंने कहा कि मेरा गाइड रिटायर होने वाला है 2 साल में और मुझे पीएचडी कंप्लीट करना है। अगर मेरे इंटरव्यूज़ 1 महीने में पूरे हो गए, मैं तो 1 महीने में ही वापस चली जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए और फिर बाद में उसने स्टैम्प मारा, तो स्टैम्प देखा तो 8 महीने का स्टैम्प, जबकि 6 महीने से ज़्यादा किसी का लगता नहीं है। और फिर जब वॉशिंगटन डीसी गए सबसे पहले, तो जैना बहन ने कहा कि अभी अभी वाइट हाउस से निमंत्रण आया, आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें वाइट हाउस जाना है। वहाँ कोई गुजरात की सेवा संस्थान की कोई मुख्य आई है, उनको अवार्ड हिलरी क्लिंटन देने वाली है। तो हमने कहा ठीक है, और हम जो है तैयार होके चले गए वाइट हाउस। और वहाँ पे कहा आप सब क्यू में खड़े हो जाओ, मैडम आने वाले हैं। हम खड़े हो गए क्यू में, और वो हिलरी क्लिंटन जैसे ही आए, वो सीधा मेरे पास आके शेक हैंड किया, वेलकम टू यूएस। उसको लगा कि शायद वो गुजरात की सेवा संस्थान की मुखिया हूँ जिनको अवार्ड देना है। और इस प्रकार से जो है बाबा ने एक विशेष शुरुआत करा दी, है ना, इंटरव्यूज़ की। और निकलने से पहले हमारे ताऊ जी का फ़ोन आया था, जो कभी कोई कनेक्शन नहीं, अचानक फ़ोन आया कि आप अमेरिका जा रही हो, तो वहाँ पे आपके पापा के दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छे ऊंचे पोजीशन में हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स करा देंगे। तो वो भी एक कॉन्टैक्ट मिल गया। तो ऐसे करके अमेरिका में 8 स्टेट्स में 42 इंटरव्यूज़ बाबा ने कराए, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, मेयर, कमिश्नर, कॉरपोरेट लीडर्स के, सब जगह पर। और सब मुझे बोलते थे आप रंगीन ड्रेस में जाना, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी को कोई महत्व नहीं देगा। मैंने कहा मैं तो अपनी यूनिफॉर्म में रहूँगी, किसको देना है तो देवे इंटरव्यू, नहीं देना है तो नहीं दे। और जब मैं जाती थी तो सब कहते थे ओके एंजल, यू आर एन एंजल, और ऐसे करके सब इंटरव्यू देते थे। और मैं अपना कैमरा लेके जाती थी रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ मीडिया वाले मना करते थे, यू कैन नॉट टेक दिस इनसाइड। तो मैं कहती थी ओके, जब अंदर से आएगा ना बुलावा तो आप भेज देना। और जब मैं इंटरव्यू लेती थी तो रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। तो वो बोले ओके। तो कहा, मैंने कहा कैमरा बाहर है, तो वो फ़ोन करके मंगाते थे। तो ऐसे करके इस प्रकार से इंटरव्यूज़ लेके रिटर्न में जानकी दादी जी, जयंती दीदी ने बड़े प्यार से लंदन बुलाया कि आप लंदन होते हुए जाना। और 15 दिन लंदन रहे, वहाँ पे सुबह शाम लंदन के सभी सेंटर्स में चक्कर हुए सेवा के लिए। और फिर उसके बाद इंडिया आए तो अच्छा, अमेरिका में इतने इंटरव्यूज़, तो यहाँ के भी कॉरपोरेट लीडर्स ने और बाकी सब ने इंटरव्यूज़ दिया। दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करके 2007 में हमारे आदरणीय बड़ी दादी जी अव्यक्त हुए, तो उनके नाम से थीसिस समर्पित हुई और डॉक्टर की डिग्री मिल गई। जो बचपन में लक्ष्य था ना डॉक्टर बनना, तो बाबा ने ऐसे डॉक्टर की डिग्री दिलवा दी। उसके बाद तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तहत काफ़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ में देश विदेश में निमंत्रण मिले, अमेरिका में भी वापस निमंत्रण मिले, और उसके फलस्वरूप बहुत अवार्ड्स भी मिलना शुरू हो गया। 2011 में जब गॉडलीवुड स्टूडियो बन रहा था, तो उस समय पर मधुबन में निमंत्रण मिला कि यहाँ कुछ आप विशेष करो, कुछ क्रिएटिव करो। और उस समय पर कुछ केस हुआ था एक बहन का, तो इसके कारण लौकिक में, तो उसके कारण नारी के ऊपर कुछ करने का एक संकल्प दिया। रमेश भाई साहब ने कहा कि वैसे कंपनीज़ में भी CSW जो है वो नारी के लिए निकालते, तो आप भी कुछ करो। तो बाबा के आगे रखा कि बाबा कुछ विशेष होना चाहिए, ऐसा ही कुछ नहीं हो, ऑर्डिनरी कुछ विशेष हो। और नारीत्व दर्शन नामक 13 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाबा ने बनवाई। एक पूरा टीम उस समय हायर हुआ था मुंबई से, दिल्ली से, जिसने इसको किया था, हेल्प की थी करने के लिए।
और वो टीम ने पहले तो बहुत रीज़नेबल रेट में किया, लेकिन फिर सब वहाँ आकर के देखा किया तो लोभ आ गया और बोला कि अगर आप इतना ज़्यादा दोगे तो ही हम आपको पूरा जो भी शूट किया था वो सारा रॉ डेटा उनके पास था, सब लेके मुंबई आ गए और बोले हम तभी आपको रिटर्न देंगे। तो बोरीवली उस समय जाना हुआ था दिव्या दीदी के पास, क्योंकि मलाड की कुंती दीदी जो थे और नीलिमा दीदी जो विक्रोली की थे वो भी शूटिंग में उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली थी। तो वहाँ पे बोरीवली सेंटर में बाबा के कमरे के में बैठ कर के बाबा के आगे सब रखा कि ये ऐसा ऐसा मैटर है। तो उस समय पर एक ही संकल्प बाबा का कि ये अवार्ड विनिंग होगा, आप निश्चिंत हो जाओ, और नज़दीक का ही कोई एडिटर मिल जाएगा जो इसको पूरा करने में आपको सहयोगी रहेगा। बस तुरंत मैंने मैसेज कर दिया था भाई साहब को, करुणा भाई साहब को, कि भाई इस प्रकार से ऐसा स्ट्रॉन्ग संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा इसको अच्छे से करा देंगे। और गूगल सर्च किया तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही एक अच्छा एडिटर मिल गया जिसने कहा कि हम पूरा आपका ये करके देंगे और आपको भी सिखा देंगे। तो 3 महीने वहाँ रह करके दिन रात एक करके ये एपिसोड्स तैयार हुए। उसके बाद पीस ऑफ माइंड चैनल में भी भाई साहब ने चलवाया और कहा फिल्म फेस्टिवल में देखो कहाँ इसको चला सकते हैं। तो उस समय पर एक गुजरात का नेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ अप्रोच किया तो उन्होंने कहा हम तो दुनिया की फ़िल्म दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म नहीं करते हैं, और थिएटर में उस समय दिखाना था। तो हमने बताया कि भाई ये बहुत अच्छी समाज सेवा होगी अगर इस प्रकार से आप करेंगे, दिखाएंगे। तो बोला हमारी कमेटी पास करेगी और कब पता चलेगा, 15 दिन में न्यूज़पेपर में आएगा और आपको पता चलेगा। और 15 दिन के बाद न्यूज़पेपर में जब आया तो आया कि नारीत्व दर्शन को बेस्ट कंसेप्ट एकेडमी अवार्ड घोषित किया जा रहा है। तो कैसे बाबा ने जो संकल्प था, और वो तो भूल गया था कार्य करते हुए, लेकिन फिर ये अवार्ड आया तो दिल से बाबा को शुक्रिया किया। उसके बाद तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और भी कई थिएटर्स में इसको चलाया गया, और गोवा की गवर्नर, गुजरात के गवर्नर आदि सभी जहाँ जहाँ थिएटर्स में चले वहाँ के मेयर्स आदि सभी से इसको अवार्ड मिला। उसके बाद जो है विदेश में भी एक विमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया यूट्यूब पे देख करके कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आप हमारे कॉन्फ्रेंस में इसको दिखाएं। उन्होंने ट्रिप स्पॉन्सर किया और वो सब कुछ दिखाया किया। तो वहाँ पे भी टीवी एशिया में, यूएसए, कनाडा में ये चला। तो इस प्रकार से बाबा ने 100 से भी अधिक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिलाए। और उसके बाद बाबा के आगे रखा कि बाबा कुछ अभी मधुबन निवासी आपने बनाया है तो कुछ विशेष सेवा हो, ऐसे नहीं कि कोई ऐसी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। तो कोरोना काल में डॉक्टर निर्मला दीदी जी का फ़ोन आया कि सुनीता बहन आपने देखा अपना ईमेल, एक नया प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें आपको ऑल इंडिया का फोकल पॉइंट पर्सन नियुक्त किया गया है। तो ईमेल देखा तो बाबा को फिर से थैंक्स दिया कि इतना विशेष प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो ब्रह्मा कुमारीज का है यूनाइटेड नेशंस में CSW के अंतर्गत, ये प्रोजेक्ट जो है विशेष विमेन के लिए शुरू किया गया था। कोरोना काल में देखा गया कि भाई भी घर में आके बैठ गए तो बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई। हर क्षेत्र में जो है, चाहे नर्सिस का क्षेत्र हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे पुलिस का हो, हर क्षेत्र में वीमेन लीडरशिप, शक्ति लीडरशिप उभर कर आ रही हैं। तो उसको देखते हुए शक्ति लीडरशिप कंसेप्ट पर वो कुछ करना चाहते थे प्रोजेक्ट, और क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के साथ उन्होंने जोड़ा तो इसलिए शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव के नाम से शुरू हुआ। आज इस प्रोजेक्ट का नाम शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच है। तो पूरे वर्ल्ड में, हर रीजन में, हर कंट्री में इसकी एक टीम बनी हुई है ब्रह्मा कुमारीज की। और हमारे RCs जो मोइनी दीदी, जयंती दीदी, सुदेश दीदी आदि, निर्मला दीदी आदि जो हैं, उन्हीं के द्वारा कोई ना कोई फोकल पॉइंट नियुक्त किए गए हैं। तो ये एक सौभाग्य और मौका मिला कि आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के मार्गदर्शन में इस शिव शक्ति लीडरशिप के अंतर्गत पहले तो हमने सभी फोकल पॉइंट पर्सन्स आपस में हमने तपस्या की
कि शिव शक्ति की क्या गहराई है, उसका आपस में तपस्या करके उसकी अनुभूति की। उसके बाद फिर हम बीकेएस के लिए हमने ऑनलाइन इवेंट शुरू किए शिव शक्ति लीडरशिप के, और उसमें भी मम्मा दिवस के ऊपर सबसे पहली बार ये इवेंट ऐसा हुआ कि आदि शिव शक्ति मातेश्वरी मम्मा के निमित्त हमने ये इवेंट ऑनलाइन किया था। और उसके बाद फिर नॉन बीकेएस के लिए भी शुरू किया। तो नॉन बीकेएस में जो लीनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसकी सराहना करते हुए इसको मोटिवेशनल अवार्ड दिया था। फिर उसके बाद इनर व्हील की ऑल इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उसने भी इसकी सराहना की, इसका रखा बच्चों के लिए रखा इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के दिन, और इसको अवार्ड से सम्मानित किया। ऐसे ही जालंधर की जो यूनिवर्सिटी है जो A++ ग्रेडेड है UGC से, उसकी प्रो चांसलर जो है उसने भी इसको अपने टीचर्स के लिए, अपने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रख करके इसका सम्मानित किया। तो इस प्रकार से डॉक्टर निर्मला दीदी जी के मार्गदर्शन में इसको 9 के करीब अवार्ड से सम्मानित हुआ। और उसके बाद उनके अव्यक्त होने के बाद आज हमारे जो एडवाइज़र है शिव शक्ति प्रोजेक्ट के वो है आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। तो उनके मार्गदर्शन में भी पिछले 2-3 महीनों में ही 21 से 22 इसकी कार्यक्रम होके 4 से 5 इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से नॉन बीकेएस के लिए भी ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें लेक्चर नहीं करते हैं, लेकिन इसमें अनुभूति कराते हैं। तो जो अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली में भी कहा और कई बार बाबा कहते हैं कि अनुभवों का आदान प्रदान करें। और जब आप अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं तो कोई दिल शिकस्त होगा तो वो दिल खुश हो जाएगा। किसी को आपके अनुभव सुनने से प्रेरणा आएगी कि अच्छा ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जो ज्ञान से इतना समझ नहीं भी पाएंगे, लेकिन अनुभव से, क्योंकि वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल हुआ है, तो वो स्टोरी सुन करके उनको प्रेरणा आ सकती है। यूके में भी एक रिसर्च हुआ था कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, अगर उसको आप 5 अच्छे अनुभव बता दें तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो शिव शक्ति का लाइफस्टाइल है कि जो भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं, उस जो भी स्लोगन वरदान आते हैं, उसको मैं शिव शक्ति हूँ सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण नहीं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब उस समय पर उसका प्रयोग करें। और वो प्रयोग जब करते हैं तो उस प्रयोग से वो हमारे अनुभव में आता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो जब नेचुरल संस्कार बन जाता है तो अचानक की परिस्थिति में भी फिर वही स्थिति आ करके हम उस परिस्थिति में विजयी बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर देता है शिव शक्ति का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कि हम बाहर से क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्व है कि हम अंदर में हमारी अवस्था क्या बना रहे हैं। तो डूइंग से ज़्यादा बीइंग शिव शक्ति पर इस पर जोर दिया जाता है। और यही हम नॉन बीकेएस के साथ भी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग थीम लेते हैं, पर एक थीम जो हम विशेष तौर पे जो पहला कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं किसी के साथ, तो नारी के 4 स्वरूप, जो आदि अनादि स्वरूप जो देवी देवता का था, ट्रेडिशनल पारंपरिक स्वरूप जो घूंघटों में था, और फिर जो मॉडर्न स्वरूप अपने अधिकारों के लिए लड़ना, और जो शक्ति स्वरूप जो आंतरिक शक्ति स्वरूप है, इसको लेकर के जब हम कार्यशाला करते हैं तो उनको हम ऐतिहासिक रूप से तो बताते हैं कि कैसे ये 4 स्वरूप रहे, और उसमें हमारे आदरणीय सुदेश दीदी के द्वारा भी इनसाइट्स का वीडियो बताते हैं। लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज के द्वारा उनको अनुभूति कराते हैं कि कैसे ये 4 स्वरूप आपके ही व्यक्तिगत जीवन से रेसोनेट करते हैं। आप अपने छोटे बचपन में चले जाइए, वो जो भोला रूप है, जो मीठा रूप है, जो निष्पक्ष रूप है, जो स्वतंत्र स्वरूप है, जो मुस्कुराता हुआ स्वरूप है, वो आपका आदि अनादि स्वरूप हो गया। जैसे आप बड़े हुए तो आपको कहा गया आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकती हो, आप लड़की हो, तो वो हमारा ट्रेडिशनल स्वरूप आ गया।
और आगे जैसे बढ़े आपने रियलाइज़ किया मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, हमारा मॉडर्न स्वरूप धारण किया टू रिटेलिएट कि हम वो नहीं बनना चाहते जो समाज हमें बनाना चाहते हैं। तो वो हमारा आदि अनादि स्वतंत्र स्वरूप पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है, फिर भी हम नहीं पहुंच रहे हैं, पा रहे हैं अपनी स्वतंत्रता। तो वो मिसिंग रूप क्या है? तो फिर हम ले आते हैं हमारे आंतरिक शक्ति स्वरूप, और फिर परमात्मा शिव के साथ कनेक्ट करके जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो है हमारा शिव शक्ति स्वरूप, ये उनको रियलाइज़ कराते हैं और उनको कहते हैं कि इसी वक्त आप प्रयोग कीजिए। वही परिस्थिति ले आए जिसमें आप रिटेलिएट कर रहे थे अपने मॉडर्न स्वरूप के साथ, जो आप पुरुषों की भेंट में होड़ कर रहे थे और रोब गुस्से से उस परिस्थिति का सामना कर रहे थे अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, उसको अभी आप अपने आंतरिक शक्ति से, मैं शिव शक्ति हूँ, वो स्वरूप से आप उसी परिस्थिति को अभी डील कीजिए, हैंडल कीजिए, उसमें वो प्रयोग कीजिए और फिर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर है, शक्ति बाह्य है या शक्ति आंतरिक है। ये जब हम उनको रियलाइज़ कराते हैं उस रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज से, तो उनको जो वो आंतरिक अनुभूति होती है वो कहते हैं कि सचमुच में कि ये सब हमारे अंदर ही है, लेकिन मर्ज्ड है, और हमने हमारे जीवन में जरूर कभी ना कभी उस शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन ये जो हमें वायुमंडल मिला, ये जो रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज हुआ, उससे वो इमर्ज हुआ। तो वो हमें जो अनुभूति हुई अपने आप से कनेक्ट करने की परमात्मा से कनेक्ट करने की, और फिर यही अनुभव हम उनको पहले से ही क्लस्टर्स में बिठाते हैं सॉरी, पहले से ही हम क्लस्टर्स में बिठाते हैं उनको, ग्रुप्स में। फिर यही अनुभव हम कहते हैं कि आप आपस में शेयर कीजिए, तो उन लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे का अनुभव सुनते हुए प्रेरणा कि शिव शक्ति का क्या अर्थ निकला। तो जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं वो स्टोरी से क्या प्रेरणा मिले, तो कई फॉर एग्जांपल कोई एक स्टोरी बताते हैं कि हम अपने जीवन में, जैसे अभी अभी जो बोरीवली से मैं आई हूँ तो वहाँ पे एक एक्ट्रेस थी नीलोफर करके, नीलू कोहली करके, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया अचानक, और कैसे उसने रियलाइज़ किया तब कि पावर उसके अंदर है, शक्ति उसके अंदर है, शक्ति बाह्य खाली नहीं है, कैसे वो डिपेंडेंट थी उसके हस्बैंड पर, लेकिन उसके अंदर वो एक रियलाइजेशन आया कि शक्ति मेरे अंदर है और मैं शिव की शक्ति हूँ। वो आई थी सेंटर पर भी, उसने उसका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ हुआ, उसने रियलाइज़ किया और उसने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया, और उसके द्वारा उसने अपने आप को जीवन में सशक्त करते हुए, आंतरिक आध्यात्मिकता से सशक्त करते हुए उसने हर परिस्थिति का सामना किया और ग्रेटफुल महसूस किया। अफसोस करने के बजाय, डिप्रेशन में जाने बजाय उसने अपने आप को ग्रेटफुल महसूस किया। तो इस प्रकार से वो हर कोई अपना अनुभव सुनाते हैं और बहुत अच्छा उनको लगता है, और इस बाबा से भी इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे बाबा विशेष सेवाओं के लिए निमित्त बनाते हैं और ऐसे अनेक सेवाएं करते रहते हैं। दिल्ली में भी एक्चुअली में ये हुए हैं शिव शक्ति के कार्यक्रम। ORC में हमारी रिट्रीट हुई थी फरवरी में, और बहुत अच्छा आशा दीदी, आदरणीय आशा दीदी जी के सानिध्य में वो रिट्रीट संपन्न हुई थी। वो हमारी मीटिंग थी इंटरनेशनल, जो हमारे सभी टीम मेंबर्स हैं, जो कोर टीम है यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हम सभी वहाँ पे करीब 50 की संख्या में इकट्ठे हुए थे, 52 की संख्या में, और उसमें हम लोगों ने आपस में वर्कशॉप्स किए, मीटिंग्स की कि कैसे नए नए तरीके से हम इसको लेकर आए महिलाओं के लिए, और फिर बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आशा दीदी ने भी उसमें बताया कि कैसे फैमिली का इम्पोर्टेंस दे करके आप इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे अनुभव बता करके हमें एनरिच किया था। तो इस प्रकार से, और फिर प्रैक्टिकल जो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था, चाणक्य प्लेस में हुआ था, दिल्ली के मालवीय नगर में इसको किया था,
प्रहलादपुर के सेंटर पे भी इसको किया, तो बीकेज और नॉन बीकेज दोनों के लिए इसका किया, इसके वर्कशॉप्स किए गए थे। और अभी जो हमारा भविष्य में है, जयपुर में हम नेशनल एक रिट्रीट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, नॉन बीकेज के लिए, और फिर भुवनेश्वर में हम करने वाले हैं, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी की जो तिथि आती है 20 अक्टूबर, तो उसके निमित्त फिर वहाँ करेंगे। तो ऐसे जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलते हैं तो उस प्रकार से ये सेवाएं करते रहते हैं। तो बाबा नई नई सेवाएं देते हैं ताकि बच्चे बिज़ी हो जाए, खिलौने देते हैं खेलने के लिए, लेकिन मुख्य आधार तो हमारी स्वस्थिति है। तो जो आज की मुरली में भी था कि पहला पाठ हमें पक्का करना है, और ब्रह्मा बाबा ने कैसे पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कितना उन्होंने लिख लिख करके, दीवारों पर भी लिख करके पक्का किया। जो पहले नंबर की आत्मा है उसने जब इतना पुरुषार्थ किया, इतना पक्का किया, तो आप सोचिए कि हमें कितना घोट घोट के इसको पक्का करना है। और यही आदि में शिव बाबा ने शिव शक्तियाँ सबको उस स्वमान की स्मृति दिलाई। हम कहते हैं अंत में भी शिव शक्तियों से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो सिर्फ जो नारी के शरीर में शक्तियाँ हैं वही शिव शक्तियाँ नहीं, लेकिन जो नर के शरीर में, भाइयों के शरीर में आत्माएं हैं, सभी वो शिव की शक्तियाँ हैं। और जब हम इस ऊंचे सर्वोच्च स्वमान में, जो आदि का स्वमान है, उसमें स्थित होकर के रहें, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करें, हर कदम में पदम की कमाई, जो कल भी बाबा ने कहा, और उसमें बाबा ने, आपने देखा होगा, बार बार मुरली में पूछा कि इसका अनुभव है, इसका अनुभव है। तो सिर्फ पॉइंट नहीं कि हाँ हमें तो हर कदम में पदम जमा करना है, सिर्फ पॉइंट रिवाइज कर लें, मुरली की पॉइंट रिवाइज कर ले बुद्धि में, उसी से ही खाली पद्मों की कमाई जमा नहीं, लेकिन जब परिस्थिति आती है उस समय प्रयोग करें तो वो अनुभव में आएगा, तो वो हमारे संस्कार बनेंगे। और उस समय प्रयोग कब होगा, जब मुरली सुनते समय हम बुद्धि में उसको ऐसे धारण करें जैसे अभी बाबा हमारे संस्कार बना रहे हैं। तो बुद्धि रूपी घड़ा जब भरपूर रहेगा, जैसे दूध से अगर भरा है घड़ा, उसको ठक करो तो क्या छलकेगा, दूध ही छलकेगा, है ना। खाली है तो ठक करो तो क्या होता है, आवाज़ होता है। तो ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी घड़ा जो है वो ऐसे बाबा के ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तो वो संस्कार बन जाते हैं। जब अचानक की परिस्थिति आती है पूरे दिन में या कुछ होता है तो क्या छलकेगा, जो हमने ज्ञान भरा है, जो संस्कार बनाए हैं वही छलकेगा, और फिर हम विजयी बन जाएंगे। लेकिन मुरली सुनते समय बुद्धि इधर उधर चली जाती है, कल हमने ये काम करके आ गए होते तो अच्छा होता है, अब जाने के बाद क्या करना है। तो वर्तमान में हम फोकस नहीं हो करके पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, तो क्या होता है, वो भरते भरते घड़ा खाली हो जाता है। और फिर परिस्थिति आती है तो हम कहते हाय ये परिस्थिति मेरे पास ही क्यों आई, बाबा आपने ऐसा क्यों किया। हम बाबा को भी नहीं छोड़ते, है ना। और गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना, तंग होना, ये सब शुरू, वो आवाज़ निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम ये बुद्धि रूपी घड़ा हमारा भरपूर रखें, बाबा से बुद्धि योग कनेक्टेड रहें, आत्मा समझकर हम हर कदम में चलते रहें, तो परिस्थिति की कोई मजाल नहीं है जो वो हम पर हावी हो, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि परिस्थिति में शक्ति नहीं है, शक्ति तो मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। तो इतना सुंदर बाबा हमें संगम युग में सजाते हैं, बस इसी से हम सच करके सदा रहे। तो ऐसे ही आप सभी से दुआएं लेकर के हम आगे सेवाओं में चले आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा वाह, बाबा वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, और वारे में वाह। ओम शांति, ओम शांति।